आज हमें स्टार्ट करना है अफेक्टिव एंड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट उससे पहले लास्ट चैप्टर का एक्यूमुलेशन फैक्टर एक टॉपिक बचा हुआ है, वो करना है। और सीबीपी दिया था मैंने, क्वेश्चन कर लिया इसका ट्राई। कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन में डाउट है? और किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? फोर्थ में ही सब फिफ्थ क्वेश्चन में? ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है 182 डे ट्रेजरी बिल redeemed at $100 was purchased at $96.5 at the time of issue and later sold to another investor for $98 who held the bill to maturity। ठीक है, सबसे पहले ट्रेजरी बिल होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ट्रेजरी बिल जैसे आपके शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, है ना, आपके ऑप्शंस होते हैं, फॉरवर्ड फ्यूचर्स, ये सब क्या होता है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो आप समझो कि ये भी क्या आपका एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है किसी तरीके का, एक सम काइंड ऑफ लोन समझ लो अभी के लिए। तो आप सिंपल सा इतना समझो कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि 182 डे ट्रेजरी बिल रिडीमेबल एट $100 वाज परचेज्ड एट $96.5 एट द टाइम ऑफ इशू। इसको आप इस तरीके से समझो कि ये कुछ चीज है मार्केट में, इसको अगर समझने के लिए थोड़ा फैमिलियर वर्ड चाहिए तो आप इसको बॉन्ड समझ लो। ऑल्दो बॉन्ड होता नहीं, पर समझ लो कि मान लो बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि 182 डेज का ये बॉन्ड है। जब 182 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो जिसके पास ये बॉन्ड होगा या जिसके पास ये बिल होगा, ही विल गेट $100, है ना। और इसको जो परचेज किया गया था इनिशियल टाइम में, वो कितने का परचेज किया गया था? 96.50। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। एंड लेटर सोल्ड टू अनदर इन्वेस्टर फॉर $98 हु हेल्ड द बिल टू मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होती है? ये कि कितने दिन का बॉन्ड था, तो उसकी जो मैच्योरिटी टाइम है दैट इज 182 डेज। ठीक है, तो जिसने भी इस टाइम पर ये बॉन्ड परचेज किया था उसने मैच्योरिटी तक अपने पास नहीं रखा, उसने कुछ टाइम बाद किसी और को बेच दिया था, और जिस पर्सन को बेचा उसने क्या मैच्योरिटी तक बॉन्ड अपने पास रखा। सिचुएशन क्लियर? द रेट ऑफ रिटर्न रिसीव्ड बाय द इनिशियल परचेजर वाज 4% पर एनम इफेक्टिव। जिसने इनिशियली परचेज किया था उसको इस ट्रांजेक्शन में जो रिटर्न मिली वो कितने की मिली? 4% की मिली। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे बोल रहा है कि आप ये बताओ कि इनिशियल परचेजर ने कितने दिनों तक ये जो बिल था या ये जो बॉन्ड था उसको अपने पास रखा। ठीक है, समझते हैं। हमने कहा यहां पर उसने परचेज किया $96.5 का, 182 डेज की तो मैच्योरिटी थी। अगर यहां तक होल्ड करके रखता तो उसको 182 डेज बाद कितने मिलते? $100 मिलते। बट उसने आफ्टर सम डेज, मान लेते हैं उसको टी मान लेते हैं, है ना, आफ्टर सम टाइम टी उसने यहां पर किसी और को बेच दिया। कितने का बेचा? $98 का। 98 बताया ना? हाँ, ठीक है, इतने टाइम तक उसने रखा। बोल रहा कि जो उसने ट्रांजेक्शन किया उससे जो उसको रिटर्न मिला वो कितना परसेंट मिला? 4% मिला। तो बताओ कि उसने कितने टाइम तक ये बॉन्ड अपने पास रखा होगा या ये बिल अपने पास रखा होगा। तो आप सिंपली आप क्या बोलोगे कि 96.50 जब 4% से एक्यूमुलेट हुआ टी टाइम के लिए तो उसकी वैल्यू कितनी बन गई? 98। बिकॉज अगर 98 का बेच के उसने 4% अर्न किया होगा तो मतलब आप क्या बोल के 96.5 जो 4% से ग्रो हुआ होगा और उसको वैल्यू कितनी मिली होगी? 98 मिली होगी। यहां से 1.04 की पार्टी डिवाइडेड बाय 98 डिवाइडेड बाय 96.50, ये रेशियो बताओगे कितना आ रहा है डिवाइड करके? $1.01 554। ठीक है, ये आ रहा है। अब आपको टी चाहिए, टी है पावर में, तो किसी भी चीज को पावर से अगर वो नीचे लाना तो आप क्या लेते हो? लॉग, है ना। तो दोनों साइड आप लॉग लोगे। बस यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इन एक्चुअल वी ऑलवेज टेक नेचुरल लॉग, है ना। यहां पे लॉग बेस 10 या वो सब नहीं है, वी ऑलवेज टेक नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है? लॉग विद अ बेस ऑफ ई, है ना, या फिर जिसको हम ln भी लिखते हैं। तो अब अगर मैं कहीं पर सिंपली लॉग भी लिखूं तो आपको मान के चलना कि मैं नेचुरल लॉग की बात कर रहा हूं। समटाइम्स आई राइट ln, समटाइम्स आई राइट लॉग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आपने लॉग लिया तो पावर नीचे आ गई, तो टी लॉग ऑफ 1.04, यहां आया लॉग ऑफ 1.01554, और यहां से टी की वैल्यू फाइंड कर सकते डिवाइड करके। मैं एक बार आंसर देख लेता हूं अभी के लिए कितना आ रहा है, 144। ठीक है, मतलब टी आएगा आपका ये 0.39327, बट जनरली जो टाइम टी है वो क्या होगा आपका? ईयर्स में होगा, है ना। आपको चाहिए डेज में, तो आपने क्या किया? 365 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा 143.545।
तो 143 से कुछ बड़ा है तो आधे दिन के लिए तो आप होल्ड करके रखोगे नहीं, है ना, पूरा दिन ही मान के चलेंगे। तो मतलब हम मान के चलेंगे कि अबाउट 144 डेज के आसपास उसके बाद ये जो बिल था वो रहा होगा। तो 144 डेज तक जो पहला परचेजर था उसने इस बिल को अपने पास रखा। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पे आते हैं। बोला कैलकुलेट द एनुअल सिंपल रेट ऑफ रिटर्न अचीव्ड बाय द सेकंड इन्वेस्टर। बोलो जो सेकंड इन्वेस्टर है, बाय द वे आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, पास्ट ईयर में ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, बोल रहा है कि आप ये बताओ जो सेकंड इन्वेस्टर है जिसने आपसे परचेज किया था उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा। अब आपको रिटर्न पूछ रहा है, बट कैसा पूछ रहा है, सिंपल रिटर्न आपसे पूछ रहा है। तो आप देखोगे भाई कितने का परचेज किया, कितने उसको पैसे मिले, है ना, और कितने दिन बाद मिले। तो आप ये देखो कि ये डेज कितने आए, 144 डेज। तो उस इन्वेस्टर ने तो यहां परचेज किया था और यहां पर मेच्योरिटी है ना 182 डेज। तो उसने एक्चुअली कितना टाइम अपने पास रखा होगा, 182 माइनस 144 दैट इज 38 डेज। 38 डेज उसने अपने पास रखा होगा। उसने पे किए थे 98 और उसको मिले कितने, 100। तो सिंपल है। आप बोलोगे 98 क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में, C इंटू 1 प्लस एन आए ना। तो 98 इंटू 1 प्लस एन क्या है, 38 डिवाइडेड बाई 365। बिकॉज हमें एनुअल रेट चाहिए तो हम ईयर्स में काम कर रहे हैं। मल्टीप्लाइड बाई आई जो पता लगाना है आपको, इज इक्वल टू 100। तो यहां से आई की वैल्यू मिल जाएगी आपको, है ना, समथिंग समथिंग। थर्ड पार्ट में जहां तक मेरा ख्याल है आपसे पूछा है कि बताओ उसको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला, कुछ मेंशन नहीं किया है। तो मतलब किसकी बात कर रहा है, कंपाउंड की बात कर रहा है। तो सिंपल कि 98 अगर आई रेट मिला उसे तो उसने 38 डेज तक अपने पास रखा था, उसको कितने मिले, 100 मिले। तो आई की वैल्यू आपको पता लगानी है। इट इज एज सिंपल। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, वो टर्म यूज नहीं करता। कमर्शियल डिस्काउंट मैंने आपको बताया था क्यों होता है, क्योंकि कमर्शियल प्लेसेस में, मार्केट प्लेसेस में बहुत कॉमनली यूज होता है, इसको कमर्शियल डिस्काउंट बोले, सिंपल को हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट? चलो फिफ्थ क्वेश्चन बोला ब्रूस एंड रॉबी ईच ओपन अप न्यू बैंक अकाउंट्स एट टाइम 0। ब्रूस डिपॉजिट 100 into his bank account and Robbie deposits 50 into his. Each account earns the same annual effective interest rate. ठीक है, आई मान लेते हैं। बोला the amount of interest earned in Bruce's account during the 11th year is equal to X. The amount of interest earned in Robbie's account during the 17th year is also X. Calculate X आपको निकालना है। तो आपको ये बोल रहा है, ब्रूस की बात करते हैं। ब्रूस ने टाइम 0 पे 100 रुपीज आपके इन्वेस्ट किए थे और आपसे बोल रहा है कि जो 11th ईयर में उसने इंटरेस्ट अर्न किया है वो इंटरेस्ट अमाउंट कितना है आपका, एक्स है ना। तो 11th ईयर मतलब ये हो गया आपका, है ना। जैसे ये क्या है आपका, दिस ईयर फर्स्ट ईयर, है ना। हम टाइमलाइन और अच्छे सीखेंगे व्हेन विल डू एन्युटीज कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ माय फर्स्ट ईयर, दिस इज द एंड ऑफ माय फर्स्ट ईयर। तो ये हो गया आपका 11th ईयर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ माय 11th ईयर एंड दिस इज द एंड ऑफ माय 11th ईयर। तो बोल रहा है इस साल में ब्रूस ने इंटरेस्ट कितना अर्न किया होगा, है ना। अच्छा, हमने जब कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा था तो हमने जो एग्जांपल लिया था उसकी बात करते हैं। मैंने कहा था यहां पर 10 के आपने इन्वेस्ट किए हैं, इंटरेस्ट आपको मिलता है 10%। तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट किस पे मिला था, इस 10,000 पे, इसका 10% कितना था, 1000। फिर आप बोलते थे सिंस 1000 आपका इंटरेस्ट मिला है तो फर्स्ट ईयर के एंड पे अमाउंट बढ़ के आपका बन गया 11,000। अब सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, इस 10% पे, दैट इज 1100। फिर यहां बन गया था आपका 12110 समथिंग, फिर इस पे मिला था, है ना। तो कहने का मतलब है मुझे अगर ये देखना है किसी भी पर्टिकुलर ईयर में मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है तो मुझे ये देखना पड़ेगा उस ईयर के बिगिनिंग में अमाउंट कितना है, बिकॉज उसी अमाउंट पे क्या है मुझे इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो अगर मुझे 11th ईयर में देखना है कि मुझे इंटरेस्ट कितना मिला होगा तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 11th ईयर के बिगिनिंग तक मतलब टाइम 10 तक मेरा अमाउंट बढ़ के कितना बन गया होगा। इंटरेस्ट तो आपको पता नहीं है, आई है, लेकिन आपको ये तो पता है कि टाइम 10 तक आई रेट से बढ़ के कितना बन गया होगा। तो आप बोलोगे टाइम 10 तक आई रेट से बढ़ के बन गया होगा 100 into 1 plus i होल पावर 10। तो 11th ईयर के बिगिनिंग में जो आपके पास अमाउंट है वो ये है। अब इस अमाउंट पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे हमने कहा मल्टीप्लाई बाय 10% तो मल्टीप्लाइड बाय आई। तो 11th ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको इतना मिलेगा। इसको क्या बताया हुआ है, एक्स बताया हुआ है ना। वैसी ब्रूस की बात करें तो डिफरेंस क्या है, ब्रूस ने 100 के बदले डिपॉजिट किया था 50 और उसको पता लगाना है 17th ईयर का, है ना। तो अगर मैं सीधे, सॉरी रॉबी के लिए, तो वो रॉबी का मैं सीधे सीधे मैं अगर लिखना चाहूं
तो मैं बोलूंगा 50 इंटू 1 प्लस आई, 17th ईयर का निकालना, तो मतलब 17th ईयर का बिगिनिंग, दैट इज टाइम 16, है ना। 17th ईयर के बिगिनिंग में इतना पैसा आपके पास होगा, इस पे ये आई इंटरेस्ट आपको मिलेगा इस रेट से, ये अमाउंट भी कितना है आपका एक्स है, दोनों का आप इक्वल इक्वेट कर दो, आपको 1 प्लस आई की वैल्यू मिल जाएगी और वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो कि आपको कितना इंटरेस्ट मिला होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये नोट करना, नोट कर। कि टोटल 11 ईयर्स में आपको कितना इंटरेस्ट मिला, अगर आपको ये निकालना होता, हाँ, तो उसका हमने सीधे फॉर्मूला सीखा था ना, हाँ, कि कुछ भी बन सकती है, कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड इन टोटल 11 ईयर्स, या बाय द टाइम ही कंप्लीट्स 11 ईयर्स हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही हैव अर्न्ड, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलो। कैसे? हाँ, 11 ईयर तक निकाल लो, 10th ईयर तक का माइनस कर दो, तब देखो 11th ईयर का बचा हुआ मिल जाएगा, बिल्कुल कर सकते हो, डेफिनेटली। ठीक है, चलो, लास्ट चैप्टर में एक टॉपिक बचा हुआ है आपका, पहले वो कंप्लीट करते हैं, फिर शुरू करते हैं नॉमिनल रेट। दैट टॉपिक इज एक्यूमुलेशन फैक्टर्स। ठीक है, अब एक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होता है, नाम ही बता रहा है ना, ऐसा फैक्टर जिससे हम अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। तो आप ये फैक्टर पढ़ते आए हो, 1 प्लस आई होल पावर एन, जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, आपकी अमाउंट जो है वो फ्यूचर में एक्यूमुलेट होता है फॉर एन ईयर्स, है ना। तो दिस इज नथिंग बट एन एक्यूमुलेशन फैक्टर जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। मान लो मैंने कहा टाइम 0 पे आपने $100 इन्वेस्ट किए, आपको जो रिटर्न या इंटरेस्ट मिल रहा है वो है आई। आपने कहा आफ्टर 5 ईयर्स व्हाट विल बी इट्स एक्यूमुलेटेड वैल्यू, आपने कहा वो होगी 100 इंटू 1 प्लस आई होल पावर 5, है ना। फिर किसी ने कहा मान लो टाइम 3 पे मैंने $100 इन्वेस्ट किए, टाइम 8 पे उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगी फ्रॉम रेट आई, आप क्या बोलोगे, 100 कितने साल आगे, 5 साल, इंटू 1 प्लस आई होल पावर 5, है ना। दोनों में कोई फर्क नहीं है, मैथमेटिक्स दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो अब अगर मुझे सिर्फ ये एक्सप्रेशन दिया जाए और मुझसे ये बोला जाए कि एक्यूमुलेशन जो ये है दोनों अमाउंट, ये किस साल से किस साल के बीच का है, तो आप नहीं बता पाएंगे, है ना। बिकॉज ये आपको पता है कि दोनों जो अमाउंट है वो क्या 5 साल तक आपका एक्यूमुलेट हुआ है, इंटरेस्ट रेट आपका आई है, बट देयर इज नो वे दैट यू कैन डिस्टिंग्विश कि अमाउंट जो 0 से 5 आपका एक्यूमुलेट हुआ है, 3 से 8 हुआ है, 10 से 15 हुआ है, 12 से 17 हुआ है। अगर जहां जहां पे 5 साल का गैप होगा सेम अमाउंट आपके पास आने वाला है। तो टू क्रिएट दिस डिस्टिंक्शन हम क्या करते हैं, वी मेक यूज द ऑफ नोटेशन ऑफ एक्यूमुलेशन फैक्टर। जैसे पहली बात तो ये कि एक्यूमुलेशन फैक्टर है क्या, ये चीज है ना, वो फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करने से मेरा अमाउंट क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है ना, वो फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करने से मेरा अमाउंट क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इस फैक्टर को आई सिंपली गिव अ नेम एंड आई से कि दिस इज एक्यूमुलेशन फैक्टर ऑफ टाइम between 0 से 5. This is accumulation factor of time 3 से 8. In general मैं अगर बात करूं accumulation factor का मतलब क्या होता है, सपोज कोई टाइम है T1 एंड T2, यहां पे मैंने अगर 1 रुपी इन्वेस्ट किया तो मैंने कहा टाइम T2 पे what will be its accumulated value, तो आप बोलोगे that will be 1 into 1 plus I, कितने साल के लिए एक्यूमुलेट हुआ, ये टाइम कितना है, T2 माइनस T1, दैट इज T2 माइनस T1। तो ये 1 प्लस आई होल पार्ट T2 माइनस T1 है, इसको मैं लिखूंगा एक्यूमुलेशन फैक्टर ऑफ टाइम T1 कॉमा T2। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो A T1 कॉमा T2 क्या है कि अगर टाइम T1 पे आप 1 रुपी इन्वेस्ट करते हो तो टाइम T2 पे उसकी एवी को आप क्या बोलते हो, एक्यूमुलेशन फैक्टर, या फिर सिंपली A T1 कॉमा T2। अगर T1 की जगह पर आपने कुछ अमाउंट C इन्वेस्ट किया होता और आपसे कोई पूछता कि व्हाट विल बी द एवी एट टाइम T2, आप क्या बोलते भाई C को मैं क्या करूंगा, सीधे एक्यूमुलेशन फैक्टर T1 कॉमा T2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड देन आई विल गेट माय एवी एट टाइम T2। क्लियर। अभी हम इस चैप्टर में इसका बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करेंगे, बट व्हेन वी विल स्टडी
नेक्स्ट क्लास जहां पर हम फोर्स ऑफ इंटरेस्ट है वो सब पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या इसका बहुत अच्छा खासा यूज होता है। तो वहां पर क्या एक फंक्शन बना के दे देगा आपको T1 और T2 का, तो उस फंक्शन को यूज करके आपको पता है कि भाई जिस भी टाइम तक मुझे एक्यूमुलेट करना है, अगर मुझे फंक्शन दिया हुआ है तो मैं T1 की वैल्यू पुट करूंगा, T2 की वैल्यू पुट करूंगा, मुझे क्या एक्यूमुलेशन मिल जाएगा। सिंपल है ना। चलो ये नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर एग्जाम्पल करते हैं तो और क्लियर होगा। ठीक है, आपको ये बताया हुआ है कि टाइम 3 पे हमने इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपीज और टाइम 7 पे उसकी वैल्यू बढ़ के बन गई 12,386.54। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपसे बोल रहा है फाइंड एक्यूमुलेशन वेक्टर ऑफ टाइम 3,7। ठीक है, आपको A3,7 फाइंड करना है। तो अब क्या बोलोगे कि भाई 10,000 जब टाइम 3 से 7 तक एक्यूमुलेट हुआ तो उसकी वैल्यू बढ़ के बन गई 12,386.54, है ना। ऐसे एक्यूमुलेट करते हैं, तो यहां से सीधे वैल्यू आ गई आपके पास A3,7 की, दैट इज 1.23865। क्लियर। सेकेंड पार्ट में आपसे बोल रहा है फाइंड द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इंटरेस्ट एंड रिटर्न ये वर्ड हम इंटरचेंजेबली यूज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, कि 3 से 7 के बीच में कितना इंटरेस्ट आपको अर्न करने को मिला है, कितना रिटर्न आपको मिला। तो आप बोलोगे ठीक है A3,7 की वैल्यू तो आपके पास है भाई, एक तरीका क्या है, आप सिंपली ये करोगे 10,000 इंटू 1 प्लस आई, कितने साल तक, 4 साल तक आपका एक्यूमुलेट हो गया, कितना बन गया 12,386.54, और यहां से आई की वैल्यू निकाल लोगे। बात तो वही है। या फिर दूसरा मेथड अगर मुझे एक्यूमुलेशन फैक्टर से करना है तो मैंने कहा A3,7 इसकी वैल्यू आई गई है 1.23865। A3,7 का मतलब क्या है, 4 साल का आपका एक्यूमुलेशन फैक्टर है। तो ये सिंपली क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस आई होल पावर 4 लिखा हुआ है, 1.23865, और यहां से आप आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा मान लो अगर ऐसा होता कि सेम है ना, बाकी सब कुछ सेम है आपका, एंड यहां पे आपसे बोलता कि टाइम 7 पे आपके पास अमाउंट है 10,000, उसकी टाइम 3 पर आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो अब क्या करते, हमने सीखा था कि भाई जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने में एवी आती है उसी फैक्टर से डिवाइड करने में क्या आता है, प्रेजेंट वैल्यू आती है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 10,000 डिवाइडेड बाय एक्यूमुलेशन फैक्टर ऑफ टाइम 3 से 7। क्लियर। ठीक है, इस पे हम बहुत क्वेश्चन करेंगे एक्यूमुलेशन फैक्टर पे जब हम फोर्स ऑफ इंटरेस्ट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये नोट करो।
ठीक है, एक चीज होती है विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। जैसे कंसिस्टेंसी का हमने एक बेसिक सा आइडिया तब लिया था जब हम बात करते सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, है ना। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी? ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लो यहां पर आपने $1 इन्वेस्ट किया है आई रेट पे, तो आप बोलोगे टाइम 7 पे उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू विल बी 1 प्लस आई होल पावर 7। 7 साल तक आपने एक्यूमुलेट किया। 1 प्लस आई होल पावर 7 को मैं 1 प्लस आई का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई की पावर 5 लिख सकता हूँ, है ना। या मैं कुछ और पावर लिख सकता हूँ, या मैं 2 या 3 फैक्टर में इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है ना। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने अभी किया। अच्छा, 1 प्लस आई होल पावर 7 को मैं A0,7 लिख सकता हूँ, 7 साल का एक्यूमुलेशन फैक्टर है। 1 प्लस आई होल स्क्वायर को मैं A0,2 लिख सकता हूँ, 2 साल का एक्यूमुलेशन फैक्टर है। और 1 प्लस आई होल पावर 5 को मैं A2,7 लिख सकता हूं, क्योंकि 5 साल का एक्यूमुलेशन फैक्टर है। तो हमने क्या बोला कि चाहे आप सीधे 0 से 7 एक्यूमुलेट करो, या पहले 0 से 2 एक्यूमुलेट करो और 2 से 7 एक्यूमुलेट करो, दोनों बातें क्या है, सेम। या तो 0 से 7 जाओ, या आप शुरू के 2 साल आओ फिर अगले 5 साल आओ, दोनों बातें क्या है आपके लिए, सेम है। और ये हमने डिस्कस भी किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। कि हमने देखा था कि एक किसी ने जिसने सीधे 10 साल आपका इन्वेस्ट किया था, एक किसी ने 4 साल इमीडिएटली 6 साल और किया था, दोनों के पास क्या था, पैसा आपका सेम था। उसी आइडिया को हम रिविजिट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्यूमुलेशन फैक्टर। तो अगर मुझे जनरल टर्म्स में बात करनी है ना, सपोज मैंने कोई टाइमलाइन बनाई, दिस इज टाइम T0, दिस इज टाइम T1, दिस इज टाइम T2, दिस इज टाइम Tn-1 एंड दिस इज टाइम Tn। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि चाहे तो मैं सीधे T0 से Tn एक्यूमुलेट कर लूं, मुझे ये फैक्टर पता हो, या फिर पहले मैं T0 से T1 आऊं, फिर T1 से T2 आऊं, ऐसे करते करते फिर लास्ट Tn-1 से Tn आऊं। ये दोनों बातें मेरे लिए क्या है, सेम है ना। सिंपल लैंग्वेज में कि चाहे 10 साल एक्यूमुलेट करो, या फिर पहले 2 साल करो, 5 साल करो, फिर 3 साल करो, तीनों बातें क्या आपके लिए सेम है इन टर्म्स ऑफ अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। एंड बाद में मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज करते हैं, अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो सिंपल इंटरेस्ट, जैसे कि हमने जो क्वेश्चन था आपके सीबीपी में उसमें लिखा हुआ था, है ना। आप देखोगे वरना कहीं पर भी कंपाउंड वर्ड यूज नहीं करता है वो, है ना। सिंपल होगा तो सिंपल आपका बताएगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। तो अगर सपोज आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको एक फंक्शन बना के दिया है एक्यूमुलेशन फैक्टर का, आपको चेक करने को बोल रहा है कि एक वैलिड एक्यूमुलेशन फैक्टर का फंक्शन है या नहीं है, तो क्या देखोगे कि वो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। उस चीज को आप ऐसे फैक्टर्स में आप ब्रेक करके लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है। लास्ट टॉपिक इसका
रिलेशनशिप बिटवीन डी, आई एंड वी। तीन चीजें पढ़ी थी हमने, डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट और आपका डिस्काउंट फैक्टर विच इज वी, है ना। तो वी का तो आपको पता है वी क्या होता है। अगर वी और आई की बात करें तो वी इज 1/1 प्लस आई, है ना, एक साल का आपका डिस्काउंट फैक्टर। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं 1 माइनस डी की, तो 1 माइनस डी करता क्या है, अगर कोरस्पॉन्डिंग डिस्काउंट रेट मेरे पास है तो वो जब अगर उसको हम 1 माइनस डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक साल पीछे आ जाएगी वैल्यू, है ना, डिस्काउंट रेट में। अच्छा, मैं अगर v की बात करूं तो v भी क्या करता है, आपकी वैल्यू को एक साल पीछे लाएगा। अगर मैं किसी को 1 प्लस आई होल पावर -1 से मल्टीप्लाई करूं, उससे भी क्या होता है, वैल्यू आपकी एक साल पीछे ही आती है। तो कोरस्पॉन्डिंग मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट है उससे कोरस्पॉन्डिंग जो भी डिस्काउंट रेट है या आपका डिस्काउंट फैक्टर बन रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, आपका सेम ही काम कर रहे हैं। तो यहां से मैं अगर 1 माइनस डी को v के इक्वल अगर इक्वेट करूं तो d आ गया 1 माइनस v, है ना। v और i का तो हमें पता ही है। अब 1 माइनस डी को i के साथ इक्वेट करते हैं, दैट इज 1 प्लस आई होल पावर -1, दैट इज 1/1 प्लस आई। इसके साथ आपने इक्वेट किया तो d आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आई, d विल बी 1 प्लस आई -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, 1 से 1 कैंसिल हुआ। तो यहां से जो d आपके पास आ गया वो आ गया i/1 प्लस आई, है ना। यहाँ पे आगे डी। तो अगर इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है और उसके कोरस्पॉन्डिंग डिस्काउंट फैक्टर आपको निकालना, तो आप क्या करोगे, i/1 प्लस आई। अच्छा, फर्दर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, d इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस आई, है ना, एक बात है। अब ये क्या है आपका, दिस इज v, है ना। तो d को जो है मैं d को i इंटू वी भी लिख सकता हूं, ठीक है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ आई वॉन्ट यू गाइस टू थिंक कि हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस रिजल्ट। बाकी सब ठीक है, बाकी सब दे आर मोर मैथमेटिकल, ठीक है। इसको भी चाहो तो कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस रिजल्ट इन वर्ड्स लॉजिकली, कि d इज इक्वल टू आई वी से आप क्या समझते हैं। आप ये सोचो, इस तरीके से सोचो कि v, जब किसी चीज को v से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है ना। तो जब हम वो एक्शन जब हम i के साथ कर रहे हैं तो हमें d मिल रहा है, तो डी आई का क्या हुआ और कैसे हुआ, है ना। इस तरीके से यू कैन स्टार्ट थिंकिंग। तो एज अ टीचर आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू हाउ टू थिंक इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग यू द रिजल्ट राइट अवे, है ना। हाँ, कोई कुछ बता रहा था। नहीं नहीं, मैं ये नहीं, मतलब वो तो मेरे को पता है, मैंने सही लिखा है। मैं पूछ रहा हूँ उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे वर्ड्स में, लाइक इंट्यूटिवली आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, वर्ड्स में आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, दैट इज एन इंडिविजुअल थिंग। वो आपने जो बोला वो अपने आप में ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये कि डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस आई है, तो जिस रेट से न्यूमरेटर आपका इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर उससे तेज रेट से आपका इंक्रीज होगा। तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो उसमें वो फर्क नहीं आएगा, बात वो नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि आई वी डी के बराबर ही क्यों होना चाहिए। अच्छा, आई होता क्या है, सोचते हैं, देखो आई विल हेल्प यू आउट। आई होता क्या है, आई इज योर इंटरेस्ट रेट, जो आपको कब मिलता है, पीरियड के एंड पे, है ना। इंटरेस्ट का आपका क्रेडिट होता है पीरियड के एंड पे। और डी क्या है आपका, दिस इज डिस्काउंट, है ना, जो आपके पीरियड के स्टार्टिंग में ही आपका कट जाता है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि आज आप मेरे पास लोन लेने आए, मैंने आपसे कहा ठीक है मैं आपको लोन दे रहा हूँ, इंटरेस्ट में दे रहा हूँ 1 साल के लिए, 1 साल का जो मैं इंटरेस्ट आपसे लूंगा वो मैं लूंगा 10%। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 1 साल पूरा हो जाएगा तब जितने का लोन आपने लिया उस पर 10% क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, और उस साल के बाद में 10% आपसे इंटरेस्ट ले लूंगा। हम में और आप में डील हो गई, आप घर चले गए, शाम को पता नहीं मुझे क्या भूत चढ़ा, मैंने आपको फोन किया, मैंने कहा नहीं 1 साल बाद नहीं, मुझे आज ही चाहिए इंटरेस्ट, अगर लोन चाहिए तो आज ही 10% दो ना। क्या आप मानोगे मुझे 10% देने के लिए, है ना। आप मानोगे, नहीं मानोगे ना।
आप बोलोगे जो 10% मुझे एक साल बाद देना पड़ता, तब मैं 10% के लिए तैयार था। अब क्या कर रहे हो आप, जो पैसा है, जो इंटरेस्ट है, वो क्या करो, साल के स्टार्टिंग में मान रहे हो। तो मैं 10% क्यों दूंगा, क्योंकि पैसा भी तो आपको आज मिल रहा है ना। तो मैंने कहा आप कितना पे करने को तैयार हो। बोले एक साल बाद मैं अगर 10% देने को तैयार था, तो आज कितना दूंगा उस 10% की प्रेजेंट वैल्यू, है ना। इट इज एज सिंपल इज दैट। अगर एक साल बाद मैं 10% देता और उसके बदले आप मुझसे आज पैसा मांग रहे हो, तो आज मैं कितना दूंगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो आई जो रेट है वो एक साल बाद का रेट है। आपको रेट पता लगाना है किस रेट के लिए आप आज पैसा देने को तैयार हो। तो आप क्या करोगे, जो एक साल बाद का रेट आप देने को तैयार थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू दिखा लोगे, है ना। आपने कहा एक साल बाद मुझे मिलता 10%, तो आपने कहा 10% की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो, जो भी रेट आएगा उतना मैं डिस्काउंट आपको आज देने को तैयार हूं। दिस इज इट्स इंटुइटिव अप्रोच। क्लियर है ना, लॉजिक क्लियर है। अब नोट कर लो ये चैप्टर। इसको आप अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अमाउंट वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो बचा हुआ पार्ट जो था आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, वो भी खत्म। नाउ विल स्टार्ट नॉमिनल एंड इफेक्टिव। हाँ लिखो, लिखना। I is the interest, I is the interest which is paid, I is the interest which is paid at the end of the period, at the end of the period. And D is the discount, and D is the discount which is deducted. D is the discount which is deducted at the beginning of the period. D is the discount which is deducted at the beginning of the period. Full stop. So if we are willing to pay interest in advance, if we are willing to pay interest in advance, then it must be equal to, if we are willing to pay interest in advance, then it must be equal to the interest, then it must be equal to the present value, it must be equal to the present value of the interest which we would have paid, which we would have paid at the end of the period, which we would have paid at the end of the period. ठीक है, चलो nominal and effective rates of interest. ठीक है, देखो ठीक है,
इसका पहले कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, साथ साथ नोट मत करना क्योंकि इसमें स्टार्टिंग, हाँ ठीक है, चैप्टर का नाम है वैसे आपका इंटरेस्ट रेट्स, बट ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी और जो शुरू के एक आध चैप्टर है ये इतने क्लोज है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या आपका सेम ही चल रहा होता है, इसलिए मैं इनको एक ही ब्रांच के अंदर की एक ही है, क्योंकि इनका असाइनमेंट भी क्या आपका सेम ही रहेगा। तो मैं सिर्फ टॉपिक्स के नाम लिखा रहा हूँ, बट आप मान के चलोगे एक चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, ये आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नॉमिनल एंड अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेना, स्टार्टिंग में क्या नोटेशन है इसमें कुछ कुछ है एंड समटाइम्स इट बिकम्स कंफ्यूजिंग थोड़ा सा। तो अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अभी तक पढ़ के आए हैं दैट इज अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जिस पीरियड का मैंने इंटरेस्ट आपको कोट किया है वो इंटरेस्ट क्या है उस पीरियड के एंड पर आपको मिलेगा। देयर इज नो इफ एंड बट अबाउट इट। जैसे अभी तक हम क्या लिखते थे 6% पर एनम इंटरेस्ट, तो इसमें पीरियड क्या है आपका एनुअल पीरियड है, ईयरली पीरियड है। तो इसका मतलब क्या 6% पर एनम मतलब सिंपली मैंने आपको अफेक्टिव रेट बताया हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब है कि पर एनम का रेट है तो साल के एंड पर आपको पूरा 6% इंटरेस्ट मिलेगा, ये बात पक्की है। दिस इज नोन एज अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल क्या होता है वो थोड़ी भूमिका बना के अभी समझेंगे। मान लेते हैं आपको, अगर आप बैंक के पास गए, आपने कहा आपको पैसे जमा कराने, बैंक ने कहा हमारा जो अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 5% पर हाफ ईयर, है ना। अब वो एनुअल की बात नहीं कर रहे, वो हाफ ईयर की बात कर रहा है। तो अगर ये आपका अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर हाफ ईयर, तो इसका मतलब क्या आपको हर हाफ ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा और हर हाफ ईयर के एंड पे कितना मिलेगा 5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने कहा इसका मतलब क्या, वो थोड़ा और बेटर तरीके से समझा दीजिए। तो बैंक वाले ने कहा देखिए, मान लेते हैं अगर आप 1 साल के पैसा जमा करा रहे हैं तो ये पहला हाफ ईयर है, यहां पर आपको मिलेगा 5%, तो 5% इस हाफ ईयर के एंड पर क्या क्रेडिट हो जाएगा और अगले हाफ ईयर में भी हम आपको 5% देंगे। तो उसने कहा अगर यहां पर आप 100 रुपीज जमा कराएंगे तो सबसे पहले वो हाफ ईयर के लिए एक्यूमुलेट होगा 5% पे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम हाफ। तो आप बोलोगे 100 इंटू 1 प्लस आई दैट इज 1.05। अब इसकी पावर में मेरा क्वेश्चन ये क्या आना चाहिए, 1 या हाफ? 1 आना चाहिए, है ना, कि हाँ ना। अच्छा सबको हाफ लग रहा है। जब हम ये करते हैं 1 प्लस आई होल पावर एन, तो मैंने आपको बताया था कि जो आई है और जो एन है उसकी जो पीरियोडिसिटी है वो क्या रहती है आपकी सेम रहती है। अभी तक हम क्या बोलते थे कि कितने आपके पास जो इंटरेस्ट हुआ करता था वो होता था साल का, तो एन भी क्या होता है कितने साल तक आपको एक्यूमुलेट करना है। तो जब इंटरेस्ट आपका हाफ ईयर का है इफेक्टिव, तो आप क्या करो कितने हाफ ईयर एक्यूमुलेट करना है। तो हमने क्या किया, एक हाफ ईयर एक्यूमुलेट किया, तो पावर क्या आएगी 1। तो यहां पर ये हो गया 105। तो फर्स्ट हाफ ईयर के एंड पे आपके अकाउंट में मिल जाएगा 105। फिर क्या होगा, ये अमाउंट फर्दर हाफ ईयर के लिए और एक्यूमुलेट होगा 5% पे। तो आप बोलोगे एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम 1 कि 105 5% के हाफ ईयर के रेट पे एक हाफ ईयर तक और एक्यूमुलेट हुआ। दिस वैल्यू विल बी 110.25। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आपने पूरी सिचुएशन बैंक से समझ ली। आप अपने घर गए, आपके फादर ने पूछा भाई क्या पता चला इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो आपने बताया कि 5% एक हाफ ईयर का दे रहा है बैंक। अब उन्होंने पूरी लाइफ में क्या हमेशा साल का इंटरेस्ट सुना था कि 8% साल का मिलता है, 10% साल का मिलता है। उन्होंने तो अभी सुना ही नहीं। बोले यार हाफ ईयर का तो मुझे नहीं आता समझ में, तो 5% हाफ ईयर का मिल रहा है तो बताओ पूरे साल का कितना मिल रहा है। तो आपका सब उसके भाई बहन था, उसने कहा पापा हाफ ईयर का 5% है तो पूरे साल का 10% हो गया आपका। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सुनने में भी ठीक लग रहा है ना, कोई डिफरेंट तो लग नहीं रहा है। लेकिन आपने CM1 पढ़ा हुआ है, आपने कहा एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो आपने कहा मान लेते आई जो है आपका दैट इज अफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक साल का जो अफेक्टिव आपको इस अरेंजमेंट में मिल रहा है उसको आप आई बोला। तो आपने क्या देखा कि साल के स्टार्टिंग में मैंने 100 से शुरू किया था, साल के एंड पे हम कितने पहुंच गए 110.25। तो आप बोलोगे 100, अगर आई मेरा एक साल का अफेक्टिव रेट है तो आई रेट से एक साल के लिए एक्यूमुलेट हुआ, मेरी वैल्यू बढ़ के बन गई 110.25। यहां से आई आ गया आपका 10.25% पर एनम, है ना। आई आ गया आपका 10.25% पर एनम। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको हाफ ईयरली 5% मिल रहा हो, है ना, तो आपको पूरे साल का अगर आप एनुअल रेट देखोगे तो आपको 10% नहीं मिलता है, 10% से ज्यादा मिल रहा होता है, 10.25% आपको मिल रहा होता है। ये एक तरीका है देखने का। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप बैंक के पास जाते और चीजें उल्टा कोट होती, आप बैंक के पास जाते और बैंक बोलता कि साल का हम आपको देते हैं इफेक्टिव 10.25%, तो आपके माइंड में पहला परसेप्शन क्या बन सकता था कि हाफ ईयर में कितना मिलेगा, इसका एग्जैक्ट आधा, दैट इज 5.125%। बट आप देखो हाफ ईयर में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलता कितना है 5%।
तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 10.25% आपको साल का मिल रहा है तो हाफ ईयर में एग्जैक्टली उसका आधा नहीं मिलता है, क्वार्टर में एग्जैक्टली उसका 1/4 नहीं मिलता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कंपाउंडिंग। तो उसके पीछे का जो जो रीजनिंग है एंड जो लॉजिक है वो हम क्लास के एंड में सीखेंगे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में सीखा तो कई बार क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो अभी का हमारा जो टास्क है दैट इज टू गेट कंफर्टेबल विथ मैथमेटिक्स ऑफ इट। एक बार मैथमेटिक्स से कंफर्टेबल हो जाए फिर इसकी पूरी रीजनिंग समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है ना, हमें एग्जैक्टली आधा हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहां से एक चीज मुझे और पता चली भाई, इसको मैं सीधे ऐसे भी कर सकता था ना एक्यूमुलेटेड वैल्यू को, कि 100 मल्टीप्लाई बाय 5% मेरा हाफ ईयर का रेट है, तो मुझे एक साल एक्यूमुलेट करना मतलब 2 हाफ ईयर एक्यूमुलेट करना है, तो भी वैल्यू कितनी आती 110.25। वही किया हमने, बस हमने हाफ ईयर का अलग अलग करके दिखाया था शुरुआत में। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि मेरे पास अगर अफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं उसको यूज करके सीधे एक साल के लिए एक्यूमुलेट करूं, या फिर मेरे पास अगर अफेक्टिव हाफ ईयरली रेट है उसको यूज करके मैं 2 हाफ ईयर के लिए एक्यूमुलेट करूं, बात मेरे लिए सेम होने वाली है, मेरे पास अमाउंट जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। वैसे मान लो अगर आपके पास क्वार्टरली अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो आप चाहे उस रेट को यूज करके 4 क्वार्टर तक आप एक्यूमुलेट करते, या हाफ ईयर रेट को यूज करके 2 हाफ ईयर तक एक्यूमुलेट करते, या एनुअल इफेक्टिव को यूज करके 1 ईयर तक आप एक्यूमुलेट करते। तीनों केस में जो पैसा आता है वो आपके पास क्या आने वाला था, सेम आने वाला था। ये चीज क्लियर है। तो इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज करके लिख रहा हूं कि मान लेते हैं कि इफ इंटरेस्ट इज पेएबल m टाइम्स अ ईयर, एक साल में जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो m टाइम्स मिलता है, तो हाफ ईयरली में m क्या होगा 2, 2 बार मिल रहा है, क्वार्टरली में 4, मंथली में 12 है ना, जो कॉमन होते हैं आपके। एंड सपोज मैंने कहा जो j है दैट इज अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 1 mth पीरियड, है ना। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, mth अगर मान लो एम आपका हाफ ईयर लिए तो एम क्या हो गया 2, तो जे क्या बता रहा है एक हाफ ईयर का अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वार्टर लिए तो एम क्या हो गया 4, तो जे क्या बताएगा एक क्वार्टर का अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो हमने भी क्या बोला कि हम चाहे जे रेट से एम टाइम्स कंपाउंडिंग करें, या अगर आई मेरा एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको यूज करके मैं एक बार कंपाउंडिंग करूं, बात क्या है सेम होने वाली है ना। यहां पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा वेयर आई इज द एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलो इसमें कोई डाउट है ना, एक ही बात है आपकी। एग्जांपल लेता हूं फिर आप नोट करना। मान लो मुझे ये बोला हुआ है कि आई आपको दिया हुआ है 10% पर एनम, है ना। अब ये क्या बाय डिफॉल्ट दिस इज एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, कुछ नहीं लिखा मतलब अफेक्टिव आपको दिया हुआ है। तो आपसे कैलकुलेट करने को बोल रहा है पहला मंथली अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि लेट जे बी था मंथली अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अच्छा मंथली है तो एम का मतलब क्या हुआ 12, है ना, कि एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा 12 बार मिलेगा। तो हमने कहा अगर मंथली रेट से 12 बार कंपाउंडिंग हो या फिर जो हमारा एनुअल रेट है इससे एक बार कंपाउंडिंग हो, दोनों बातें सेम है, तो यहां से जे की वैल्यू मिल जाएगी आपको। एक और आपसे बोला फाइंड द बायएनुअल अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बायएनुअल जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है 2 साल में एक बार इंटरेस्ट जो है 2 साल में आपको एक बार मिलता है, ठीक है। तो अब आप सोच के बताओ अगर 2 साल में, अब मैं यहां पे जे को मान रहा हूं मंथली सॉरी बायएनुअल अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप बताओ एम क्या होगा। एम की डेफिनेशन दिखाता हूं मैं आपको। एम क्या है, एम टेल्स यू कि एक साल में इंटरेस्ट कितनी बार पे होता है, तो एम क्या होगा हाफ। अगर इंटरेस्ट 2 साल में एक बार मिल रहा है तो एक साल में कितनी बार मिल रहा है, आधी बार मिल रहा है, तो एम की वैल्यू इस केस में क्या होगी हाफ। तो आप बोलोगे 1 प्लस जे, जे रेट से हाफ टाइम्स कंपाउंडिंग हो या फिर आई रेट से एक बार कंपाउंडिंग हो, दोनों बातें सेम है आपके लिए। इतना क्लियर है, ठीक, इसको नोट करो फिर और इसमें डिस्कस करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, नोटेशंस एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसको समझना। ये जो जे और एम मैंने यूज किया, ये जस्ट एक बेसिक आइडिया के लिए है ना, ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जस्ट एक आइडिया के लिए कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट का अच्छे से आइडिया क्लियर हो जाए। जो नोटेशंस है वो क्या है, आपकी थोड़ी डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, उनको समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो फाइनेंस में क्या है ना, एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या है कि इंटरेस्ट जो है हमेशा वो एक्सप्रेस किए जाते हैं एनुअली।
है ना। इंटरेस्ट की मैं बात करूं, इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सप्रेस्ड एनुअली। तो अब अगर हम इसकी बात करें, इस केस की, जहां पर आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5% पर हाफ ईयर, तो कंपाउंडिंग तो हाफ ईयर ही हो रही है, इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली मिल रहा है, इफेक्टिव रेट भी आपको पता है 5%। बस इस तरीके से लिखा नहीं जाता है कि पर हाफ ईयर, पर क्वार्टर, पर मंथ, है ना, इनको क्या एनुअली एक्सप्रेस किया जाता है। तो हमने कहा ये जो लिखा हुआ है 5% पर हाफ ईयर, इसको हमें एनुअलाइज करके लिखना होगा, है ना। हमने कहा इसको हमें एनुअलाइज करके लिखना होगा। तो एनुअलाइज करने का एक ही तरीका है कि भाई हाफ ईयर का 5% तो साल का 10%, है ना। एनुअलाइज ऐसी करोगे, साल में 2 बार मिल रहा है तो एक हाफ ईयर में 5% मिल रहा है, तो एक साल में 5% मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 10% पर एनम। आपने ऐसा लिखा इसको एनुअलाइज करके। अब यहां पे शुरू हो गई कंफ्यूजन, क्योंकि अगर आप 10% पर एनम लिख दो, है ना, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, दिस इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर कोई भी इसको पढ़ेगा 10% पर एनम, तो उसको ये लगेगा कि जो साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 10% पर एनम है। बट हमने जस्ट अभी देखा कि अगर हाफ ईयर में 5% मिलता है तो साल का 10% नहीं मिलता, कितना मिलता है, 10.125% मिलता है। तो दिस लीव्स अ स्कोप ऑफ कंफ्यूजन, है ना। तो फिर विद्वानों ने कहा कि हम इसको सिर्फ इतना लिख के नहीं छोड़ेंगे, है ना, हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे। वी विल राइट इट दिस वे कि दिस इज 10% पर एनम कन्वर्टेबल हाफ ईयरली, या फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, या फिर पेबल हाफ ईयरली, कुछ भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का आप मतलब पढ़ो, है ना। इंटरेस्ट में क्या लिखा हुआ है कि भाई 10% पर एनम है, बट ये हाफ ईयरली मिलता है आपको, हाफ ईयरली मिलता है, इसका मतलब, और ये पर एनम की फॉर्म में लिखा हुआ, मतलब हर हाफ ईयर में मिलेगा, और हाफ ईयर में कितना मिलेगा, इसका आधा आधा मिलेगा। अगर यही पेबल क्वार्टरली होता तो हर क्वार्टर में मिलता, कितना मिलता है इसका, 1/4 1/4 1/4 1/4। तो अब एक चीज आप ये समझो, है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज, अगर आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, 5%। पूरे साल का मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, 10.125%। क्या 10% कभी भी मिल रहा है आपको, नहीं, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, बस नाम मात्र का, है ना, बस ये सब नाम नाम के लिए। दिस इज जस्ट एन आर्टिफिशियल नंबर। ये क्या है, दिस इज एन आर्टिफिशियल नंबर, ये कभी मिलेगा नहीं, ये कभी नहीं मिलता है आपको। मिलता क्या है हमेशा, अफेक्टिव। अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हुई तो क्या मिलेगा, हाफ ईयरली इफेक्टिव। एनुअल है तो क्या मिलेगा, एनुअल इफेक्टिव। ये जस्ट एक आर्टिफिशियल नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि क्या है कि साल में जो आपको इंटरेस्ट मिला उसकी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, और जो कन्वेंशन है कि उसको एनुअलाइज फॉर्म में लिखना है, बस हमने एनुअलाइज करके लिखा हुआ है, एंड नथिंग एल्स। क्लियर है चीज। अब नोटेशन पे आए कि हम यूज क्या करते हैं, तो नोटेशन हम इसके लिए ये यूज करते हैं, देखो हम लिखते हैं इंटरेस्ट आई, इसकी सुपरस्क्रिप्ट में वी क्रिएट अ ब्रैकेट, एंड उस ब्रैकेट में हम एक नंबर लिखते हैं। वो नंबर क्या बताता है कि एक साल में इंटरेस्ट ये कितने टुकड़ों में मिलेगा। तो अब अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूं तो कितने टुकड़ों में मिलेगा, 2 टुकड़ों में, या कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो मैं इसको लिखूंगा I2, दिस इज 10% पर एनम, ठीक है। इसको वर्ड्स में लिखना है तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल कंपाउंडेड, कुछ भी लिख लो, कन्वर्टेबल हाफ ईयरली, है ना। इस I2 का मतलब क्या है कि भाई ये इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला साल का, I2 लिख दिया है तो मतलब इसके 2 टुकड़े होंगे और साल में 2 बार मिलेगा। तो 2 टुकड़े होंगे मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हम बात कर रहे हैं हाफ ईयर की, हम बात कर रहे हैं। तो हर हाफ ईयर में कितना मिलेगा, I2/2 दैट इज 5%। आ गया वही रेट आपका। एंड 5% क्या था आपका, अफेक्टिव हाफ ईयरली रेट, अफेक्टिव हाफ ईयरली रेट। मान लो अगर मैंने ये लिखा है I4 इज इक्वल टू 12% पर एनम, इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल क्वार्टरली, है ना। साल में 4 टुकड़ों में मिलेगा आपको, और हर क्वार्टर में कितना मिलेगा, I4/4 दैट इज 3%। तो ये 3% क्या है आपका, एक क्वार्टर का अफेक्टिव रेट,
इफेक्टिव क्वार्टरली रेट। अच्छा, ये बताओ फिर इसका मतलब क्या है? I6 इज इक्वल टू 12% पर मैनम, हर 2 महीने में, है ना। I6 मतलब क्या, इस इंटरेस्ट के 6 टुकड़े होंगे पूरे साल में, मतलब हर 2-2 महीने में आपको मिलेगा, और हर 2 महीने का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2%, है ना, हर 2 महीने का, एवरी 2 मंथ्स। क्लियर? तो यहां से एक चीज पता लग गई कि अगर मुझे जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, इन जनरल इफ इंटरेस्ट इज पेबल P टाइम्स अ ईयर, है ना, तो IP क्या बताएगा? IP इज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टेबल पीएथली, है ना, इसके P टुकड़े होंगे, एंड IP/P इज द effective rate of interest of 1th पीरियड, है ना। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई आपको हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट साल में 2 बार मिले, तो बात एक ही है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या, I2/2, है ना। ये साल में मुझे 2 बार मिले, या मैं बोलूं कि जो क्वार्टरली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये मुझे साल में 4 बार मिले, या जो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये साल में 12 बार मिले, या फिर जो एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है साल में 1 बार मिले, वो सारी बातें सेम है ना। तो इन जनरल में अगर बात करूं तो IP/P मुझे साल में P टाइम्स मिले, या जो I मेरा एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 बार मिले, दोनों बातें सेम। क्लियर? इसको नोट करो, फिर नोटेशन में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स हम सेम सिचुएशन की बात करें कि एक इंटरेस्ट रेट है, उसी को यूज करके आपने क्वार्टरली निकाला है, इफेक्टिव निकाला, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेट्स बन रहे हैं आपके, तो फिर वो इक्वेशन ही होल्ड नहीं करेगी ना, फिर वो चीज का सेंस ही नहीं है कि एक बैंक में मिल रहा है 10%, एक बैंक में मिल रहा है आपका 8%, हम बोले 10% का हम जो है क्वार्टरली निकालें, इसका मंथली निकालें, दोनों कंपाउंड निकालें, बात सेम आएगी, वो नहीं होगा, है ना।
इस इक्वेशन को यूज करके मैं आई को लिख सकता हूं 1 प्लस आई पी बाई पी होल पावर पी माइनस 1, है ना। तो क्वेश्चन में अगर कभी आपको नॉमिनल रेट दिया हो, अफेक्टिव रेट दिया हो किसी और पीरियड का, और आपको एनुअल रेट निकालना हो तो सीधे आप इससे निकाल सकते हो। वैसे ही सपोज अगर एनुअल रेट दिया हो और आपको नॉमिनल या अफेक्टिव निकालना है तो इसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा 1 प्लस आई पी बाई पी, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस आई होल पावर 1 बाई पी, है ना। यहां से आई पी जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आएगा 1 प्लस आई होल पावर 1 बाई पी माइनस 1 इंटू पी। ठीक है, तो अगर आपको आई गिवन है और आपको आई पी निकालना है तो सीधा आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, इसको नोट करो, क्वेश्चन करते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन लिखना। गिवन दैट द नॉमिनल रेट ऑफ 16% per annum, 16% per annum convertible quarterly, 16% per annum convertible quarterly. Find the following. पहला अफेक्टिव क्वार्टरली रेट, दूसरा अफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड तीसरा अफेक्टिव मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो हमें इन क्वेश्चंस में ये देखना होता है कि हमें दिया क्या है। कई बार आपको नॉमिनल देगा, कई बार आपको अफेक्टिव देता है। तो यहां पर उसने बोल दिया, अभी उसने नॉमिनल वर्ड लिखा भी है, मान लो नहीं भी लिखा होता तो जहां पे आ गया कन्वर्टेबल, कंपाउंडेड क्वार्टरली, पेबल क्वार्टरली, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, नॉमिनल आपको दिया हुआ है। और नॉमिनल कौन सा दिया हुआ है, कन्वर्टेबल क्वार्टरली, मतलब I4 आपको दिया हुआ है ना। तो आपको I4 गिवन है, दैट इज 16% पर एनम, ये गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, अफेक्टिव क्वार्टरली रेट। तो नोटेशन में बताओ आपको क्या फाइंड करना है, I4/4, है ना, एक क्वार्टर का अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो तो सिंपल आ गया आपका 4%। दूसरे पार्ट में आपसे बोल रहा है फाइंड अफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको आई फाइंड करना है, आपको आईपी दिया हुआ है, तो आप सीधे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में व्हाट आई रेकमेंड कि ठीक है ये फॉर्मूला आपको वैसे भी याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर स्टार्टिंग में क्या, जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स हैं, उनको याद रखना, उनसे काम करना इज मच इजियर एंड मोर इंपॉर्टेंट एक्चुअली, है ना। तो आप इसको हमेशा ऐसे ध्यान रखो कि हमें यह बताया गया है कि चाहे हमें I4/4 साल में 4 बार मिले या I साल में 1 बार मिले, दोनों बातें सेम है। आप ये बोल बोल के करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट और बेटर तरीके से क्लियर होंगे, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड तो है नहीं फॉर्मूला, खाली इसमें से 1 ही तो उधर किया था हमने माइनस करने में, कुछ और तो उसमें कुछ खास किया नहीं था। हाँ ये ठीक है, तो यहां से I आपका आ जाएगा 1 प्लस 4% की पावर 4, और यहां से I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। दिस विल बी एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। थर्ड पार्ट में आपसे बोल रहा है आपको फाइंड करना है अफेक्टिव मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, अफेक्टिव मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो I12/12, तो आप चाहो तो इस I को यूज करके फाइंड कर लो। कहां पे, ओ सॉरी, हाँ ठीक,
है ना। आप चाहो तो इसको आई को यूज करके फाइंड कर लो या आई 4/4 को यूज करके फाइंड कर लो, बात एक ही है ना। एक तरीका क्या है जो हमने कहा था, कॉन्सेप्ट वही है कि चाहे हमें मंथली अफेक्टिव आई 12/12 साल में 12 बार मिले या आई 4/4 साल में 4 बार मिले, दोनों बातें सेम है, ऐसे कर लो। या फिर आपने सेकंड पार्ट में आई तो फाइंड कर ही लिया है, तो आप बोलो कि चाहे मुझे आई 12/12 साल में 12 टाइम्स मिले या आई मुझे एक बार मिले, दोनों बातें एक ही हैं। बस आपको फाइंड क्या करना है, आई 12 नहीं, आपको फाइंड करना है आई 12/12, बस ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्लियर, सिंपल है। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप इसको नोट करो। ठीक है, मान लेते हैं टाइम 0 पे आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और I4 आपको दिया हुआ है 12% पर एनम। आपसे बोल रहा है कि फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, आपको दिया हुआ नॉमिनल क्वार्टरली, तो उसको दो तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, पहला मेथड है ना, आपने कहा मुझे I4 दिया हुआ है, साल की बात करें तो साल पे काम करते हैं ना, ईयर्स में काम करते हैं। आपने कहा पहले एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, आई फाइंड कर लेते हैं। तो आपने कहा वो होगा 1 प्लस आई 4/4, 4 बार मिले या आई एक बार मिले, इस तरीके से। तो आपने यहां से आई फाइंड कर लिया। आई क्या है आपका, एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर आपने कहा भी एक्यूमुलेटेड वैल्यू होगी, मेरे पास साल का तो इंटरेस्ट आई गया, दैट इज 10,000 इंटू 1 प्लस आई, कितने साल तक, 5 साल तक एक्यूमुलेट करना है। एक तरीका तो ये है करने का। दूसरा तरीका क्या है, आपने कहा यार अगर मुझे क्वार्टर का नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही है तो मैं क्वार्टर का अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकता हूं, और क्वार्टर का अफेक्टिव आ गया तो मैं क्वार्टर्स में भी काम कर सकता हूं, है ना। तो आपने कहा क्वार्टर का अफेक्टिव रेट दैट इज आई 4/4 दैट इज 3%, है ना। यह आपके एक क्वार्टर का अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपने कहा सीधे जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू होगी वो होगी 10,000 इंटू 1 प्लस आई दैट इज 1.03, है ना। अब सिंस इंटरेस्ट आपके क्वार्टर का है तो आप ये देखोगे कितने क्वार्टर आपको एक्यूमुलेट करना है। तो 5 साल मतलब 20 क्वार्टर आपको एक्यूमुलेट करना है ना, 5 इंटू 4। तो आप क्या करोगे, सीधे क्वार्टरली रेट से 20 क्वार्टर तक आप एक्यूमुलेट कर दोगे, दोनों से आंसर जो आएगा वो आपका सेम आएगा, है ना। बोथ द केसेस आर सेम। क्लियर, चलो इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने को। जिनका फर्स्ट पेपर है और जो कैलकुलेटर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यूट्यूब पर उसके एक वीडियो मैंने बनाकर डाली हुई है, कैलकुलेटर यूज कैसे करना है, तो वो वीडियो रेफर कर सकते हो। अगर उसमें कुछ भी इशू आता है कैलकुलेटर यूज करने में तो डेफिनेटली आप मुझसे क्लास से पहले, क्लास से बाद में मुझसे बात कर लेना, है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ा इशू आता है व्हेन वी डील विद साइंटिफिक कैलकुलेटर्स। चलो एक क्वेश्चन नोट करना। रुपीज 20,000 इज इन्वेस्टेड नाउ, रुपीज 20,000
is invested now for 10 years with the following interest rates. Rupees 20,000 is invested now for 10 years with the following interest rates. और इंटरेस्ट रेट्स आपको दिए हुए लिखना 12% पर एनम कन्वर्टेबल क्वार्टरली 12% per annum convertible quarterly for first 3.75 years. 12% per annum convertible quarterly for the first 3.75 years. उसके बाद लिखना 12% per annum convertible monthly for next 2.25 years. 12% per annum convertible monthly for the next 2.25 years. फिर नेक्स्ट है 8% पर एनम कन्वर्टेबल हाफ ईयरली फॉर नेक्स्ट 2 years. 8% पर एनम कन्वर्टेबल हाफ ईयरली फॉर द नेक्स्ट 2 years. एंड लास्ट लिखना 6% पर एनम फॉर द लास्ट 2 years. 6% पर एनम नहीं अफेक्टेड कुछ नहीं 6% पर एनम फॉर द नेक्स्ट फॉर द लास्ट 2 years. 10 साल हो गए तो 10 साल में क्या है हर कुछ सालों के बाद जो इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर है वो चेंज करता है ना, जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है 10 साल के बाद आपको ए भी निकालनी है. करो
तो शुरू के 3.75 ईयर्स तक, यहाँ पे आपने 20,000 किए इन्वेस्ट, शुरू के 3.75 ईयर्स तक आपको दिया हुआ 12% पर एनम कन्वर्टेबल क्वार्टरली। तो मतलब I4 दिया हुआ है आपको, ठीक है। अगले 2.25 ईयर्स तक आपको दिया हुआ है 12% कन्वर्टेबल मंथली, मतलब I12 दिया हुआ है 12% पर एनम। यहां पर आपको I2 दिया हुआ है हाफ ईयरली, दैट इज 8% पर एनम। और अगले साल में आपको सीधे I दिया हुआ है, दैट इज 6% पर एनम। आपसे यहां पर पूछ रहा है एक्यूमुलेटेड वैल्यू, है ना। तो इतने साल के लिए मुझे क्वार्टरली रेट दिया है, तो आई वुड प्रेफर टू वर्क इन क्वार्टर्स। यहाँ पे मंथली दिया है, सो आई वुड प्रेफर टू वर्क इन मंथ्स। यहाँ पे हाफ ईयर में और यहाँ पे ईयर में, है ना। तो आप देखो कितने क्वार्टर हैं आपके 3.75 ईयर्स में। 3.75 ईयर्स इज इक्वल टू कितने क्वार्टर, है ना 15 क्वार्टर्स हो गए आपके। यहाँ पे ये ड्यूरेशन कितना है 2.25 ईयर्स, और यहाँ पर आपको किस में कन्वर्ट करना है, मंथ में 27 मंथ्स, है ना। ये आपके 2 साल में कितने हाफ ईयर्स, 4 हाफ ईयर। यहाँ पे तो क्या आपको ईयरली काम करना है, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो मैं एक ही क्वेश्चन में पूरी की पूरी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ठीक है। पहले 20,000 जो है 15 क्वार्टर तक आपका एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। तो 20,000 1 प्लस एक क्वार्टर का इफेक्टिव रेट I4/4, या सीधे 3% भी लिख सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब मैं क्वार्टरली रेट यूज कर रहा हूं कितने क्वार्टर तक, 15 क्वार्टर। अब यहां पहुंच गए आप। अब अगले आपको 27 मंथ तक एक्यूमुलेट करना है यूजिंग मंथली रेट। तो 1 प्लस आपने का मंथली इफेक्टिव रेट कितने महीने तक, 27 महीने तक, यहां पहुंच गए। फिर आपने का एंड, अब अगले 4 हाफ ईयर तक हाफ ईयर के रेट से, तो I2/2 अगले 4 हाफ ईयर तक, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर तो एनुअल रेट है आपके पास अगले 2 साल तक, तो 1 प्लस I अगले 2 साल, ठीक है। तो आपने क्या फाइनली जहां पर आपको वैल्यू चाहिए आप इजीली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज यहां पे अमाउंट है आपका 10,000, यहां पर आपको दिया हुआ है I4 4% पर एनम, और यहां पर आपको दिया हुआ मान लेते हैं I12 6% पर एनम। आपसे यहां प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे पहले 10,000 से टाइम 2 से हम 1 पे आएंगे, एक साल पीछे आएंगे यूजिंग और क्वार्टरली रेट, मतलब 4 क्वार्टर पीछे आएंगे। तो आपने कहा 10,000, ये रहा आपका क्वार्टरली रेट I4/4, बस डिफरेंस क्या होगा, पावर विल बी नेगेटिव, है ना, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। तो हमें 4 क्वार्टर पीछे आना है, मल्टीप्लाइड बाय, अब आप टाइम 1 पे आ गए, टाइम 1 से टाइम 0 के बीच में आपके पास क्या मंथली रेट है, तो आपको एक साल पीछे आना है, मतलब 12 महीने पीछे आना है। तो मंथली रेट यूज करेंगे, एंड कितने महीने पीछे आना है, 12 महीने पीछे आना है। अब कहां पहुंच गए, टाइम 0 पे पहुंच गए। इसलिए इनिशियल डेज में, इवन बाद में भी, बट एटलीस्ट इन इनिशियल डेज हमेशा टाइमलाइन क्रिएट करो, हमेशा टाइमलाइन में जो इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है वो आप क्रिएट करो। कई बार ऐसा होगा कि आप बिना टाइमलाइन क्रिएट करके इजीली आप आंसर निकाल पाओगे विद प्रैक्टिस, वो एक अलग बात है। बट अगर 1-2 क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं तो वो केयरलेसनेस है, तो हमें टाइमलाइन हमेशा क्रिएट करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब जैसे आपका इंटरेस्ट होता है वैसे ही आपका डिस्काउंट में भी नॉमिनल होता है, बट सिंस हमें एक बेसिक आइडिया लग गया है नॉमिनल रेट्स का, तो हमें यहाँ पे ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ नोटेशंस पे काम करना है एंड नथिंग एल्स, है ना।
तो जैसे सपोज 1 साल के बाद आपको 1 रुपी मिलने, एनुअल डिस्काउंट रेट है आपका अफेक्टिव जो है दैट इज डी। तो उसमें होता क्या था कि आप डी जो है साल के स्टार्टिंग में ही काट लेते थे। तो आपने रिक्वेस्ट की कि यार आप एक काम करो, पूरा का पूरा जो पैसा है साल के स्टार्टिंग में मत काटो डी, आप D/2 और D/2 काट लो, है ना। आप D/2 हाफ ईयर में ले लो और D/2 हाफ ईयर में ले लो। बट अभी हमने देखा था कि एग्जैक्टली हाफ नहीं होता, इट इज समथिंग डिफरेंट, है ना, जिसको हमने क्या बोला था, उस पीरियड का अफेक्टिव रेट। तो ये तो नहीं होगा, तो उसने कहा D/2 एग्जैक्टली हाफ तो नहीं होगा, इट विल बी अ डिफरेंट नंबर जिसको हम क्या बोलेंगे, D2/2 एंड D2/2, है ना, कि हाफ ईयर का इफेक्टिव डिस्काउंट रेट, और वो आपका 2 बार कटेगा वहां। और वहां पर क्या था, आपको हाफ ईयरली रेट मिल रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, कट रहा है, बात वही है आपकी। तो वहां पर जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपको I2/2 साल में 2 बार मिले या I एक बार मिले, बात एक ही है। सेम हम डिस्काउंट रेट में भी करेंगे, बस क्या फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं, आपको याद होगा। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि चाहे D2/2 2 बार डिडक्ट हो या डी आपका एक बार डिडक्ट हो, बात सेम ही है आपकी, है ना। तो इन जनरल में अगर बात करूं, ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, 1 माइनस DP/P होल पावर P इज इक्वल टू 1 माइनस डी। ठीक है, तो यहां से D आ गया आपका 1 माइनस DP/P होल पावर P, और इसी को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो we'll get 1 माइनस DP/P इज इक्वल टू 1 माइनस डी होल पावर 1/P, है ना। एंड यहां से DP आपका आ जाएगा 1 माइनस डी होल पावर P मल्टीप्लाइड बाय P। तो अगर अफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट आपको दिया हुआ और आपको DP फाइंड करना है तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फिर इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर टॉपिक आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। बट जो बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि जब 1 माइनस DP/P आप होल पावर P करते हो या 1 माइनस D करते हो तो उससे प्रेजेंट वैल्यू आती है, ना कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 2 साल के बाद का अमाउंट है 1000 रुपीज और आपको D2 दिया हुआ है दैट इज 6% पर एनम, है ना, विच इज नॉमिनल डिस्काउंट रेट कन्वर्टेबल हाफ ईयरली। आपसे टाइम 0 पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है।
तो आप सीधे लिख सकते हो प्रेजेंट वैल्यू विल बी 1000। हम यूज करेंगे D2/2 जो आपका हाफ ईयर का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो सिंस नाउ वी आर वर्किंग इन हाफ ईयर, तो 2 साल पीछे आना मतलब कितने हाफ ईयर पीछे, 4 हाफ ईयर पीछे की पावर 4, सीधे आपके पास क्या आ गई प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज 1001 माइनस 0.06 की पावर 4 है ना। बस ये बात ध्यान रखनी कि अगर डिस्काउंट रेट्स में पावर पॉजिटिव है तो क्या मिलती है प्रेजेंट वैल्यू, और पावर नेगेटिव है तो क्या मिलती है आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू, है ना, सिंपल। इसमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जब हमारी नेक्स्ट 3 क्लासेस होंगी, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एंड एक्यूमुलेटिंग, उसके बाद क्या असाइनमेंट आप करने के लिए आप होगे, तो उससे पहले आई विल कीप अ प्रैक्टिस क्लास जिसमें इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो गए, और आगे जो अभी हम इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे उनकी अच्छी खासी आई विल कीप अ प्रैक्टिस क्लास, उसके बाद देन यू कैन ट्राई असाइनमेंट्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास से पहले जिनका इंटीग्रेशन रस्टी है, जिन्होंने कुछ टाइम से नहीं पढ़ा है, जो अभी जस्ट सीएसएम पढ़ के आए उनके तो कोई टेंशन नहीं है, जो जस्ट 12 करके आए उनकी भी कोई टेंशन नहीं है, उन्होंने भी सब पढ़ा हुआ है। बट अगर कोई है जिसका इंटीग्रेशन रस्टी है काफी टाइम से, देखो इंटीग्रेशन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना पहले से एंड गेट योरसेल्फ फैमिलियर विद इंटीग्रेशन। नो सॉरी यस, ठीक है। नहीं यार, यूट्यूब भरा पड़ा है यार इस सब चीज़ों से, है ना। आजकल तो 4-5 आवर्स में 12th क्लास के पूरे सबके वो चलते हैं आजकल, मैराथन, इंटीग्रेशन मैराथन वगैरह वगैरह। जो ट्रिग्नोमेट्री आए कुछ आए वो सब छोड़ देना, वो सब काम का नहीं, हमें चाहिए अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, बस उन सब पे ध्यान देना। ट्रिग्नोमेट्री का हमारा कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो और डिफरेंशिएशन थोड़ा सा है ना, वो हमें नेक्स्ट क्लास से यूज़ करना होगा, ठीक है। चलो ये टॉपिक हो गया, इसके और क्वेश्चन हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस क्लास में। कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं ना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट, है ना, कि एग्जैक्टली हाफ क्यों नहीं होता है। मान लो आप गए बैंक के पास, आपने कहा मुझे 10,000 रुपीज आज डिपॉजिट करवाना है, आप क्या इंटरेस्ट रेट मुझे देते हो। बैंक ने कहा विल गिव यू 10% पर एनम। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ, बोले साल के एंड पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी 1000, और आपके पास जो वैल्यू होगी दैट विल बी 11,000। तो 1 साल के बाद आप ही मुझसे पैसे ले लेना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक, मेरी कुछ प्रॉब्लम है, वो क्या है कि मेरी हाफ ऑफ ईयर्स में ना कुछ लाइबिलिटी है, इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन्वेस्ट कराने आया हूं यहाँ पे। तो आप एक काम करना, जो टोटल आपको मुझे 1000 रुपीज इन्वेस्ट, जो आपको मुझे इंटरेस्ट देना है, आप क्या करना, मुझे 500 यहां दे देना, और आप मुझे 500 आप यहां दे देना। इट इज एज सिंपल, है ना, आप मुझे यहां दे देना एंड आई विल बी हैप्पी। बैंक ने कहा ये तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा मैं एक्स्ट्रा थोड़ी मांग रहा हूं, मैंने कहा साल के आपको 10% देने, आप 5% मुझे यहां दे दो और 5% यहां दे दो। बैंक बोला ये तो मैं नहीं दे पाऊंगा, द बेस्ट आई कैन ऑफर यू इज 4.88%। अगर आपको हर हाफ ईयर में चाहिए देन आई कैन ऑफर यू 4.88%, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि आप 488 आपको यहां मिल जाएंगे, 488 आपको यहां मिल जाएंगे। मैंने कहा 488 और 488, तो टोटल मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, वो मिलेगा 976, मतलब, और ऊपर जो मुझे आप पे कर रहे थे वो कर रहे थे 1000। 240 रुपए आपने किस बात के काट लिए मेरे से, है ना, जस्ट बिकॉज मैंने 6 महीना पहले आपसे मैंने 2 टुकड़ों में अपना पैसा मांग लिया, सॉरी 24 नॉट 240, 24, है ना। ये 24 रुपीज आपने मुझसे किस बात के काट लिए पैसे। तो बैंक वाले ने कहा सर आप एक बात बताओ, अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते और 1 साल बाद पैसा लेने आते और हम आपको बोलते कि अभी पैसा नहीं है, आप 2 महीने के बाद ले लेना, आप मानते। मैंने कहा नहीं। बोले मान लो हमारे पास सच में होता ही नहीं, आपको रुकना ही पड़ता, फिर आपकी कंडीशन क्या होती। मैंने कहा अगर मुझे 2 महीने और वेट करना पड़ता तो मैं 2 महीने कुछ और आपसे और एक्स्ट्रा पैसे मांगता। बैंक वाला बोला क्यों। मैंने कहा बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो बोले सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो हमारे लिए भी काम करती है। बोले हम यहाँ पे 1 साल के लिए 10% आपको देने को तैयार इसलिए हुए कि हमें यह लगा कि पूरे 1 साल तक पैसा हमारे पास रहेगा। अब इस टाइम पीरियड में हम ये पैसा किसी को लोन दें, कहीं पर इन्वेस्ट करें, कुछ ना कुछ हमने अपनी कैलकुलेशन बैठाई थी। हमें लग रहा था इतना परसेंट हम अर्न कर पाएंगे, उसमें से 10% हम आपको दे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप आ गए हाफ ईयर पैसा पहले मांगने, तो यहाँ पे जो हाफ ईयर के लिए जो 500 रुपए आपने निकाल लिए, तो जो अगले हाफ ईयर तक उन 500 रुपए पे बैंक अर्न करता कहीं ना कहीं से, वो तो वो नहीं कर पा रहा है ना। तो अगर वो नहीं कर पा रहे तो वो पैसा बैंक अपनी पॉकेट से थोड़ी देगा आपको, तो उसके हिसाब से जो बैंक काटेगा पैसा, वो वही पैसा काट रहा है जो आपका अमाउंट एक्चुअली अर्न नहीं कर पा रहा है। यहां पे गेटिंग पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। अगर ये 500 रुपए, अगर आप यहां पर
निकालने आते हैं पैसे 488, ठीक है। अगर आपने पैसे निकाल लिए तो क्या होगा, बचे हुए पैसे क्या 488 ही आपके पास है। मैंने कहा अगर मैं पैसा नहीं निकालूं तो बोलते हमें तो प्रॉब्लम आपकी इसी बात से थी कि आप साल के बीच में क्या पैसा निकाल ले रहे हैं। अगर मैंने कहा यार एक बात बताओ, मान लेते हैं आप ऐसा सोचो, मैंने कहा ठीक है मान लो मैंने कहा इस अरेंजमेंट के लिए ऑप्ट किया, और उससे प्रॉब्लम क्या हुई मेरे को कि अगर मैंने हाफ ईयर के बाद पैसों का इंतजाम कहीं और से कर लिया, पर सिंस मैंने इस अरेंजमेंट के मैंने ऑप्ट किया था और मैंने पैसे का इंतजाम कहीं और से कर लिया और मैं हाफ ईयर के बाद पैसे निकालने नहीं आया, तब भी तो मुझे लॉस हो गई। तो बैंक बोले सर कोई लॉस नहीं होगा आपका। बोले हमें प्रॉब्लम आपकी इस बात से है कि आप ये पैसा जो है बीच में निकालने आ रहे हैं, अगर ये पैसा आप नहीं निकालोगे और ये पैसा बैंक में ही पड़ा रहेगा तो ये भी तो इंटरेस्ट अर्न करेगा, है ना। अगर ये पैसा आप नहीं निकालो तो ये 488 इस टाइम पर बैंक में रहेगा, अगले हाफ ईयर में 4.88% इंटरेस्ट अर्न करेगा, एंड दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दैट 24 रुपीज जो आप मिस आउट कर रहे थे। समझ रहे हो मेरी बात, ये एग्जैक्टली 24 रुपए के बराबर है जो आपको लग रहा था कि आपका इंटरेस्ट क्या हो रहा है, मिस आउट हो रहा है। तो तब बात समझ में आई कि अच्छा आप ये बोल रहे हो, क्योंकि 4.88% कैसे आया, क्योंकि शायद इसका जो इफेक्टिव हाफ ईयरली बनता है 10% का वो यही है, ठीक है। बाकी एक बार चेक कर लेना, शायद मेरे हिसाब से तो यही है, ठीक है। तो यहां से एक बात समझ में आई कि अगर पैसा यहां पे जो आपने इन्वेस्ट किया है इनिशियल टाइम पे वो 4.88% से 2 बार कंपाउंड हो, है ना, आप उसको कंपाउंडिंग होने दे रहे हैं ना, 4.88% से 2 बार कंपाउंड हो या फिर 10% से आपका एक बार कंपाउंड हो, दोनों बातें क्या आपके लिए बिल्कुल सेम है जो हमने क्लास के वो स्टार्टिंग में स्टैब्लिश किया था। इसलिए क्या जो 10% है उसका एग्जैक्टली 5% नहीं होता है, बिकॉज जब 4.88% जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो जो बचे हुए टाइम पीरियड में आपका इंटरेस्ट है वो इंक्रीज प्रिंसिपल पे आपको मिलेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या 10% के हिसाब से एक साल के बाद बन जाता है आपका, बिकॉज साल में क्या 2 बार आपकी कंपाउंडिंग हो रही है। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड कि एग्जैक्टली हमें हाफ क्यों नहीं मिलता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। चलो दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे विच इज अ वेरी गुड टॉपिक, दैट इज फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, है ना, मिस मत करना क्लास, ठीक है। चलो ये नो लॉ